चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं। और आज हम लोग टेस्ट नंबर 11 करने जा रहे हैं, 70th बीपीएससी का टेस्ट। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दीजिएगा। अभी टीचर वाइज अलग अलग हुआ था, तो अभी हम पॉलिटी कराएंगे। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी एक साथ हो जाएगा, हिस्ट्री एक साथ हो जाएगा, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे के सारे एक एक साथ होते जाएंगे। तो आपके लिए बस बहुत आसान रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप पहले देखना चाहते हैं, कौन सा बाद में देखना चाहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पॉलिटी से। और पहला क्वेश्चन इसमें जो हमारा दिया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये 3 बातें दी गई हैं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में। और लिखा है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपरोक्त उपबंधों में से कौन सा या कौन से पूरे होते हैं। यानी भारत सरकार द्वारा जितने भी सोशल प्रोग्राम चलते हैं, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे बुजुर्गों के लिए, चाहे बेरोजगारों के लिए, चाहे गरीबों के लिए, SC STs के लिए, पिछड़ों के लिए, ये बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम। एक तो होता है ना, नौकरी के लिए अलग चीज होती है, जो सामाजिक कार्यक्रम होता है कि वृद्धावस्था पेंशन चल रहा है, बेरोजगार का जो है बेरोजगार को पेंशन मिल रहा है, महिलाओं को कुछ जो है अगर प्रसूति माने प्रेग्नेंट है तो उनको छुट्टी मिल रही है, बच्चों के शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है, उनको घर मिल रहा है, उनको खाने को मिल रहा है। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम में क्या होता है कि सरकार बहुत सारे नियम कानून बनाती है कि किसी प्रकार के मादक द्रव्य को बेचना बनाना ये सब अपराध है, पशु हत्या इसका अपराध है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। तो ये सारे के सारे जो है सोशल वेलफेयर के वर्क होते हैं। और ये सारे के सारे सोशल वेलफेयर के वर्क कहाँ आते हैं, तो जो हमारा आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, दैट इज अ फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSP, जो हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। तो ये आयरलैंड में जो है इस तरह का प्रावधान था जिसको हमने लिया और बाद में इसको संविधान में जोड़ा गया, कि पहले ही जोड़ दिया गया, पहले जोड़ा गया है। और कौन सा था ये, तो भाग 4 में इसको पहले ही जोड़ दिया गया था जब हमारा संविधान बन रहा था। तो ठीक, भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कि सरकार कोई भी पॉलिसी बनाएगी, सोशल पॉलिसी या कोई पॉलिसी बनाती है तो कुछ बातों का ध्यान रखेगी। और वो कहां दिया गया है, तो भाग 4 में दिया गया है, आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक। तो इसको बाद में नहीं जोड़ा गया, इसको शुरू में ही जोड़ दिया गया था। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर 3, यानी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। क्या क्या दिया गया है भाई, तो देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल इन इंडिया। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। वो जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। और तीसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उससे इसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, तो पहला तो दिया है कि भारत में केवल एक ही सिंगल सिटीजनशिप या डोमिसाइल है, बिल्कुल ही सही है ये। हम अगर नागरिकता की बात करें तो नागरिकता हमने जो है भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया है वो शामिल किया गया भाग 2 में। भाग 2 में अनुच्छेद है 5 से लेके 11 तक। ठीक, उसमें नागरिकता के बारे में दिया गया। और नागरिकता के बारे में सारे के सारे जितने भी नियम कानून बनते हैं, कुछ भी बनेंगे तो उसको सेंटर बनाती है, हमारे यहाँ केंद्र सरकार बनाती है और कोई नहीं। तो नागरिकता के संबंध में कोई भी प्रोविजन बनाएगी तो केंद्र सरकार बनाएगी। अभी CA का लेके जो बवाल हो रहा था कि हम राज्य करें, हम उसको लागू नहीं करेंगे, आपको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो भी CA बनाया गया था वो केंद्र सरकार ही बना सकती है, संसद ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। राज्य को उसको लागू करना ही पड़ेगा। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है जो हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। और ये हमारे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। अब जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, ये अमेरिका में लागू होता है। अमेरिका में जो जन्म से वहां नागरिक होता है, जिसका जन्म वहां मतलब जो जन्म से वहां पैदा हुआ है, उसको नागरिकता मिली है, वही वहां का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में है क्या लिखा है कि वो भारत का नागरिक हो, तो नागरिकता तो बाद में भी आदमी हासिल कर सकता है, तो इसलिए ये गलत है। तीसरा है कि अगर किसी विदेशी को एक बार सिटीजनशिप या नागरिकता दे दी गई तो उससे फिर वापस नहीं ली जा सकता, ऐसा नहीं। दे दी गई तो उससे वापस भी लिया जा सकता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल क्या हो जाएगा, 1, बाकी गलत है। नेक्स्ट अगला है कि 104वां संविधान संशोधन विधेयक। अब अगर मैं पूछूं तो फटाक से लोग आंसर देंगे कि 104वां संविधान संशोधन, तो दिमाग में आएगा कि राज्य की विधानसभाओं और संसद में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों की समाप्ति,
या यूं कह लें कि राज्य विधानसभाओं में और संसद में एंग्लो जो है SC ST की सीटें यथावत बनी रहेंगी। ठीक, तो ये प्रोविजन दिया गया है 104 संविधान संशोधन में, न कि 104वें संविधान संशोधन बिल में। ये यहां पे बिल की बात हो रही है, विधेयक है, ये बिल है, ये एक्ट नहीं है, ये बिल है। तो अगर ये बिल है तो फिर इसमें क्या सही आंसर होगा? तो इसमें सही आंसर ये है, ये निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करना। ये जो कोटा प्रदान किया गया OBC वर्ग के लिए, जिसके लिए हमारे संविधान में जो है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ये जो संविधान संशोधन हुआ, तो ये संविधान संशोधन, ठीक, जो निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करता है, वो है 104वां संविधान संशोधन विधेयक। और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात होगी तब आ जाएगा आपका ये। तो इसका सही आंसर होगा C, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें गलती करेंगे और ऑप्शन दे देंगे इसका आंसर D। नेक्स्ट अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक जो है सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन दिया था, वो LGBTQR+ इसके बारे में दिया गया था कि इनकी जो अपनी शादी होती है वो वैलिड नहीं मानी जाएगा, ये आपस में शादी नहीं कर सकते, वैलिड नहीं माना जाएगा इसको। तो इसी से रिलेटेड है कि आदमी मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में, लेकिन उसके तहत ये नहीं आता है इसको शामिल। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गया था कि अगर फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी केस होगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत। ये भी शामिल किया गया था, लेकिन इसको मान्यता नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। लेकिन आप अपने विवाह के, आप मनपसंद व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। अब ये नहीं कि पुरुष पुरुष से विवाह कर लेगा, पुरुष महिला से, महिला पुरुष से विवाह कर सकती, किसी भी जात किसी भी धर्म का होगा। तो इसकी बात कहाँ गई है? आर्टिकल 21 में। इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया आपका जो है, ये आर्टिकल रिलेटेड है आपके फंडामेंटल राइट्स का वो पार्ट है जिसमें पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात होती है, उसके प्रोटेक्शन की बात होती है। व्यक्ति के निजता का अधिकार भी इसी में आता है, पर्यावरण संबंधी जितने भी अधिकार हैं तो सारे के सारे इसी में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। नेक्स्ट अगला है कि भारत की संप्रभुता या सोवरेनिटी या प्रभुता या संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह बंध कहां दिया गया है? तो यह दिया गया है हमारे मूल कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को देखें तो हमारा जो है आर्टिकल 15(1) का A है, ठीक है, और इसको भाग 4A में शामिल किया गया है बाद में, और उसका जो C पार्ट है वो C पार्ट में ये दिया गया है। शुरुआत में आपको मालूम है कि 10 ही हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज थे? बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि शुरुआत में हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल ही नहीं किया गया था। अक्सर यही लोग गलती करते हैं। तो ये कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया हमारे यहाँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1976 में। और उस समय 10 थे, जब हमारा संविधान बना तो 10 नहीं थे, और आज वर्तमान में कितने हो गए हैं? आज 11 हो गए हैं। तो उसमें जो ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण करने की बात कही गई है, ये 51A यानी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको भाग 4A में रखा गया है, उसका जो C वाला है, 3rd नंबर वाला है, उसमें ये बात कही गई है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका D। नेक्स्ट अगला है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध किस स्थिति में, किन परिस्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? ये जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक, राज्यसभा लोकसभा का, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 108 में, और ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं। 108 में उनके पास ये पावर है कि अगर किसी चीज को लेके विरोध हो जाता है, गतिरोध हो जाता है, तो बुला सकते हैं। लेकिन कब बुला सकते हैं? तो तभी बुला सकते हैं जब साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया की बात हो। तो साधारण विधि, धन विधेयक में नहीं बुला सकते, क्योंकि धन विधेयक में सारा का सारा अधिकार लोकसभा के पास है। और संविधान संशोधन विधेयक में भी अगर गतिरोध हो जाए तो नहीं बुला सकते, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा को बराबर बराबर अधिकार है। अगर एक जगह से भी पास नहीं हुआ तो उसको कैंसिल माना जाएगा। तो इन दोनों में नहीं बुला सकते, बुला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो है साधारण विधेयक। अगर सिंपल साधारण विधेयक में बुला सकते हैं, बाकी किसी में और में नहीं बुला सकते हैं, ठीक है, और किसी में नहीं बुला सकते हैं। इसका उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? 108 में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो सबको मालूम है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ मीटिंग हो रही तो उसकी अध्यक्षता में ऐसा कौन करेगा? तो वो लोकसभा का स्पीकर करता है। इस चीज को हमको याद रखना है।
नेक्स्ट अगला है कि भारत की संसद किसके और किन के द्वारा मंत्रिपरिषद के कितों पर नियंत्रण रखती है? बाई हुम थ्रू whom does the Parliament of India control the action of the Council of Ministers? किसके थ्रू रखती है? एक तो होता है स्थगन प्रस्ताव कि भैया हम बैठेंगे नहीं, किसी मुद्दे पे आ गया, कोई बहुत ही जनता से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और उस पर अगर विरोध की बात आती है तो उसके लिए जो है विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाता है। फिर प्रश्नकाल जब शुरू होता है तो 11 बजे से लेके और लगभग 12 बजे के बीच में प्रश्नकाल चलता है, ठीक, क्वेश्चन आवर। और फिर क्या है, अनुपूरक प्रश्न, कोई प्रश्न पूछा गया उससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो इन तीनों के माध्यम से जो है भारत की संसद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे क्या रखती है, वो जो है कंट्रोल रखती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला है कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ये कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है, पहला चीज। दूसरा कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो बिल्कुल ये भी कई बार होता है ना, सिंगल बेंच कोई डिसीजन देती है तो उसका जो है डबल बेंच डिसीजन दे देता है, कोई दिक्कत नहीं, डबल बेंच में चला जाता है हाई कोर्ट में ही। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में भी। दूसरा क्या है कि लिखा है कि अगर भारत की राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले ले तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी जो रिटायर्ड जज है उसको न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के जो है एडहॉक के रूप में रखा जा सकता है। कभी जरूरत ऐसी पड़ जाती है तो ये रखा जा सकता है, लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ही रखता है और इसके लिए परमिशन लेता है। परमिशन किससे लेता है, राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति क्या करता है कि डिस्कस करता है किससे, कैबिनेट से। तो उसके थ्रू ये रखा जा सकता है। तो इसमें आंसर 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्या है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करना। ये 4 अधिकारी हैं, इनका जो भी आपका सीक्वेंस है, इसकी जो सीनियरिटी कि सबसे ऊपर कौन होता है, फिर कौन होता है, फिर कौन होता है, प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, उसमें कौन सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले इसमें कौन आता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद कौन आएगा, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, सारे मंत्री लोग। उसके ऊपर फिर कौन आए, नीचे कौन आएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और फिर उसके नीचे कौन आएगा, तो मंत्रिमंडल के सचिव। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 9 का सी। और 9 का सी आंसर क्या है, 4 3। सबसे बड़ा ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने लगभग द्विदलीय पद्धति विकसित कर ली है। द्विदलीय पद्धति क्या होता है कि नॉर्मली वहां पे 2 ही दल चुनाव लड़ते हैं, बाकी लोग का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं। जैसे भारत में भी देखेंगे तो एक समय जो है बीजेपी और कांग्रेस 2 ही दल। लेकिन हम अगर देश की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, कौन सा देश ऐसा जो व्यवस्था, बहुत सारे देशों ने व्यवस्थित कर रखा है, लेकिन भारत के आसपास किस देश ने ऐसे व्यवस्था कर रखा है, तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। किसने कर रखा है, वो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में 2 पार्टियां हैं, एक है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। आजकल इससे प्रश्न पूछने जाना लगा है। तो नेशनलिस्ट पार्टी एक तो ये है, और एक है बांग्लादेश आवामी लीग। अब इसमें इसकी जो हेड है वो है शेख हसीना, और इसकी हैं बेगम खालिदा जिया। तो अक्सर आप देखते होंगे कि इन्हीं दोनों लोगों में से कोई ना कोई वहां का प्रेसिडेंट बनता है, अक्सर यही बनती हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश ने यह व्यवस्था बना रखी। तो ये आपके 10 प्रश्न हुए जो मुझे आपको लिए डिस्कस करना था, ठीक। बाकी सारा का सारा अगले सेशन में जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सभी को जय हिंद।